ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। चलिए सिट डाउन। अब आपकी क्लासेस चालू कर दी जाए। कहाँ थी देवी आप? कल आई लखनऊ से? वड़ा पाव? हाँ, अरे लखनऊ गई थी तो लखनऊ से कुछ लाना चाहिए सबके लिए, क्या जी? चलिए पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। और पहला चैप्टर का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। अध्याय फर्स्ट यानी कि पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण। अब ये कहां कहां काम आएगा? ये आने वाले प्रत्येक एग्जाम में काम आएगा, चाहे आप क्लास 6 के लिए एग्जाम दें, क्लास 9 के लिए दें, या आने वाले किसी सर्विस के लिए एग्जाम दें। यानी सर्विस यानी किसी नौकरी के लिए भी एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें काम आएंगी। जैसे पहला चीज है भाषा। भाषा क्या है? कौन बताएगा भाषा क्या है? चलो कोई एक खड़ा होकर बताओ। हाँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बैठ जाइए। अब यहाँ पे आती है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है। प्रश्न आता है भाषा की मूल इकाई क्या होती है? काफी नहीं खोलने का। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की मूल इकाई होती है, भाषा की मूल इकाई क्या हो गई? ध्वनि। अब बेटा ध्वनि तो बता दिए, तो ये बताइए कि ध्वनि किसे कहते हैं या ध्वनि क्या है? ध्वनि से आप क्या समझते हैं? प्रश्न एक ही है, उत्तर एक ही आएगा, लेकिन प्रश्नों का तरीका देख लीजिए। क्या कह रहा है? ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है, ध्वनि से आप क्या समझते हैं? चलिए कौन बताएगा ध्वनि? बताइए, खड़े हो जाइए। चलिए प्रयास होना चाहिए, बोलने का प्रयास होना चाहिए कि गलत हो या सही हो, हिम्मत पहले रखो, कॉन्फिडेंस। कंठ से जो आवाज निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अच्छी बात है, बैठ जाइए। यानी कि स्वर तंत्र से जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्र से स्वर तंत्र में कंपन होती है, और कंपन के कारण जो कुछ हम सुन पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वर तंत्र क्या है? ये नया शब्द स्वर तंत्र क्या है? जैसे इस बच्ची ने बताया कंठ। कंठ सब जानते हैं ना? कुछ भी बोलोगे, अगर अपने गले पे हाथ रख के कुछ भी बोलो, कोई भी शब्द बोलो, कोई भी वर्ण बोलो, तो एक देखोगे कि वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है। और उस कंपन के कारण जो कुछ भी हम सुन पा रहे हैं, यानी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, वो किसके कारण सुन पा रहे हैं? कंपन के कारण ही। और वही क्या है? ध्वनि है। ध्वनि यानी कि आवाज। और किसी भी भाषा का मूल आधार क्या होती है? आवाज होती है। अगर प्रश्न पूछे कि अगर यदि भाषा न होता तो क्या होता, यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता, कौन आंसर बताएगा? चलिए। हाँ, यदि भाषा नहीं होती तो हम लोग का व्यवहार कैसा होता? गूंगे और बहरों के जैसा होता। चलिए एक क्वेश्चन और, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है?
भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? बताइए, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? चलिए तानिया। वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब चलते हैं भाषा के कहां? रूप पे। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के प्रकार। चलिए कौन बताएगा? रिया बताओ। भाषा के प्रकार होते हैं 2, और भाषा के प्रकार जो होते हैं हिंदी में 2 होते हैं। हिंदी में 2 होते हैं। एक को कहा जाता है मौखिक, मौखिक भाषा, और दूसरे को कहा जाता है लिखित भाषा। लेकिन इससे पहले यानी प्राचीन समय में या व्यवहारिक तरीके से भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा होता है इशारे में बतियाना। जैसे मम्मी या पापा मना कर दिए कि नहीं उस दोस्त से नहीं मिलना है, तो दोस्त बेचारा क्या करता है? अब मुख से बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, क्या करेगा? इशारे से बतियाएगा। सब बतियाते हैं कि नहीं बतियाते हैं? इशारे से कभी बतियाए हैं कि नहीं बतियाए? बतियाए है ना। तो इशारे का प्रयोग अब हिंदी में उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में व्यवहारिक जिंदगी में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया? व्यवहारिक उपयोग में इसका उपयोग करने का मतलब, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन में क्या इसका उपयोग किया जाता है? लिखित भाषा का उपयोग किया जाता है रेलवे स्टेशन पे। लिखित और सांकेतिक, यानी कि वहां पे अधिकतर किसका उपयोग किया जाता है? सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस किसका उपयोग करता है? सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है, ना कि मौखिक या लिखित भाषा का उपयोग करता है। जब ट्रेन को जाना होता है, ट्रेन जाना होता है, तो ट्रेन क्या करती है? लाइट को देखती है ना कि लाइट कौन सा जल रहा है, रेड जल रहा है, येलो जल रहा है या ग्रीन जल रहा है। उसके हिसाब से क्या करती है? रुकती है, चलती है। ठीक। तो भाषा के 2 रूप में पहला भाषा क्या हो गया, दूसरा भाषा क्या हो गया? पहला यानी मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? उधर रुद्र बताइए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? घर पे पढ़ते नहीं है? घर पे पढ़ते तो बताते नहीं। चलो आराध्या बताओ। मुख से निकलने वाली ध्वनि को मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा, चलो और कोई बताएगा? चलो बताओ शाम्भवी। अच्छा, मुख से निकलने वाली भाषा को। चलिए इसको स्पष्ट समझते हैं। मौखिक भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से, मौखिक भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचार को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं। बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। बैठ जाइए। मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार को किसी दूसरे के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक इसी तरह हम पूछा जाए आपसे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं? चलिए रिद्वी। इसलिए कहा जाता है कि घर पे कभी किताब भी खोल लिया करो। घर पे किताब खोलते तो पता चलता कि नहीं। अभी मौखिक भाषा बचाए, थोड़ा सा अपना IQ यूज करो, यानी कि ब्रेन का थोड़ा उपयोग करो, दिमाग का, मस्तिष्क का थोड़ा उपयोग करो, और बताओ कि लिखित भाषा किसे कहते हैं?
चलो सलोनी बताएगी। ठीक इसी तरीके से लिखित भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार को लिख कर किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा का महत्व क्या है? लिखित भाषा का महत्व क्या है? लिखित भाषा का महत्व कौन बताएगा? बैठ जाइए। लिखित भाषा का महत्व, इसका मतलब है कि आप घर पे किताब नहीं पढ़े हैं। आपसे कहा गया था कि घर से किताब को क्या करना है? पढ़ना है, लेकिन आपको फुर्सत ही कहाँ कि आप किताबों को हाथ लगाएं। इतने आप व्यस्त रहते हैं कि किताब को छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में कोई टीचर क्या करेगा? प्रसादी बांटेगा ना, तो प्रसादी खाएंगे? प्रसादी खाएंगे? नहीं खाएंगे? क्या प्रसादी अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ तो बताओ, थोड़ा सा याद है तो। पहला है कि भाषा का लिखित रूप क्या होता है? शताब्दियों तक बना रहता है, और हमारा प्राचीन साहित्य भाषा के लिखित रूप से ही सुरक्षित रह पाया है। यानी कि ये सैकड़ों सालों तक लिखित रूप बना रह सकता है, और ये अगर लिखित रूप नहीं होता तो हमारे जो साहित्य है वो हमारे पास नहीं होते। दूसरा है कि जो लिखित भाषा होती है स्थायी होती है और स्थिर नहीं होती है। क्या होती है? स्थायी होती है। दूसरा है कि विश्व का अधिकांश कार्य लिखित भाषा में ही किया जाता है। जो आप कोर्ट कचहरी या थाने या फौजदारी में जाते हैं तो आपका कोई भी कंप्लेन लिखित रूप से स्वीकार किया जाता है, ना कि मौखिक रूप से। अब मौखिक थाने में कंप्लेन करेंगे तो कहा जाता है कि आप जाइए एक एप्लीकेशन लिखकर लाइए, क्योंकि लिखित रूप ही क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। मौखिक रूप आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो विश्व में अधिकांश कार्य क्या होते हैं? लिखित भाषा में ही होते हैं। यदि भाषा का लिखित रूप नहीं होता तो आज हम प्राचीन साहित्य या संस्कृत को जानने तथा अध्ययन करने से क्या हो जाते? वंचित रह जाते। यानी कि अगर लिखित भाषा का रूप नहीं होता तो हम साहित्य या इतिहास को या अपनी संस्कृतियों को नहीं जान पाते। समझ में आया? तो ये आपकी किताबों में दिया हुआ है, और किताब पढ़ना आपका काम है, ना कि आपके टीचर का, मम्मी पापा का। मन भर जाए तो मम्मी पापा को किताब दे देना, कहना कि हे पापा श्री आप इसको याद कर लीजिए, जब पेपर होगा ना तो आप हमारे स्थान पर बैठ के आप पेपर लिख दीजिएगा। ये याद करने का, पढ़ने का जो दायित्व है वो किसका है? आप अपने दायित्व को निभाए हैं? निभाए हैं दायित्व? नहीं निभाए ना? निभाए हैं? बताइए। निभाए होते तो बताते कि नहीं बताते? बताते ना। लेकिन आपने अपने दायित्व को क्या किया? नहीं निभाया। फिर अब जिम्मेदारी किसकी आएगी? अगर आपका टेस्ट किया जाए, नंबर कम आए, अगर हम लोग कहें कि नहीं आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, तो आपके अभिभावक क्या कहेंगे कि सर ये तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ाइए, आपको क्यों भेजा जा रहा है? सिखाने के लिए भेजा जा रहा है, पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन यदि आप घर पे पढ़े ही ना तो कोई टीचर कितना भी पढ़ाने वाला हो, कितना भी सिखाने वाला हो,
आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। बच्चा तभी बदलता है कि जब वो बच्चा घर पे स्टडी करता है, क्योंकि शिक्षक और रोड दोनों एक समान होते हैं। रोड आपको मंजिल तक पहुंचा देता है और शिक्षक भी आपके लक्ष्य तक पहुंचा देता है, लेकिन चलने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो स्वयं हम होते हैं, यानी कि आप होते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पे चलता है वही मंजिल को प्राप्त करता है, और जो रोड पे चलता है वही मंजिल तक जाता है। लेकिन रोड भी वही रहता है और शिक्षक भी वही रहता है। चलने वाला कौन होता है? मुसाफिर होता है, यानी कि आप। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि बेटा ये करो, ऐसे चलो, वैसे करो, लेकिन करने वाला कौन है? एक ही क्लास में विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे रहते हैं, विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज के बच्चे बैठे होते हैं, विभिन्न विभिन्न समुदाय के बच्चे बैठे होते हैं, विभिन्न विभिन्न IQ वाले बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चे तेज होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल ही क्या कहा जाए, वीक, यानी कमजोर होते हैं। दोनों में क्या कारण है ऐसा होने का? बताओ, जानते हो क्या कारण है? एक बच्चा अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से बिना कहे अपने कॉपी किताबों को खोल के पढ़ता रहता है, और एक बच्चा उडंडता करता हुआ, घर में शैतानी करता हुआ, जो पढ़ने का टाइम होता है वो मोबाइल चलाता है, खेलता है, कूदता है, टीवी देखना है, या किसी से बदकुचन करके बतियाता रहता है। यानी कि वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और एक बच्चा बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ही फोकस रखता है, पढ़ाई के बाद अपने कामों को करता है। दोनों में यही परिवर्तन होता है कि एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे काफी टैलेंट होते हैं और कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, वीक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईश्वर किसी के साथ ना इंसाफी करके भेजता है। सबके साथ एक ही प्रकार का दिमाग होता है। जैसे ये बोर्ड क्या था, खाली था ना, लेकिन हमने लिखना शुरू किया तो ये बोर्ड क्या हुआ, भरता गया। अगर 2 गिलास दे दिया जाए, अगर जितना पानी एक गिलास में डालेंगे उतना ही ना भरेगा, दूसरे में डाल ही नहीं रहे हैं तो कहां से भरेगा? यदि कोई बच्चा कह रहा है कि हम कमजोर हैं, हमारा दिमाग क्या है, विकसित नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि वो अपनी तैयारी को नहीं कर पा रहा है। जैसे एक कहानी थी, मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक की कहानी पढ़े हैं? कितने लोग पढ़े हैं? कितने लोग जानते हैं? मंदबुद्धि बालक की कहानी कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। हाँ, क्या है मंदबुद्धि बालक? मंदबुद्धि बालक की कहानी है, बैठ जाइए आप। मंदबुद्धि बालक की कहानी है कि एक पहले जब हमारी जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो गुरुकुल वाली होती थी, यानी कि ऋषि जो होते थे, गुरुजन होते थे, वो जंगल में, आश्रम में, कुटियों में पढ़ाते थे। तो उसमें एक गुरुजी क्या कर रहे थे, शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसमें एक शिष्य ऐसा था जिसको कुछ भी सिखाया जाता था, गुरुजी कुछ भी सिखाते थे, उसे कुछ पाला ही नहीं पड़ता था। गुरुजी लास्ट में क्या हुए, परेशान हो गए, और लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया कि इस नालायक को हम अपने आश्रम से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और यह निर्णय ऐसा ही किया कि उस बालक को आश्रम से क्या कर दिए, बाहर कर दिए। बालक बहुत दुखी कि बेचारा वो सोच में पड़ गया कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी थी कि जो हमारे गुरु ने हमको आश्रम से बाहर कर दिया। बेचारा निराश आशा के साथ घर के तरफ निकला। निकलते निकलते रास्ते में उसे क्या हुआ, प्यास लगी। जब प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास गया। जब कुएं के चबूतरे पर बैठा, चबूतरा जानते हो ना, कुआं देखे हो, कुएं पे एक चबूतरा होता है। जब चबूतरे पे बैठा तो जब कुएं के पास पानी पीने के लिए गया तो जो ऊपर का किनारा होता है, उसने देखा कि वो किनारा क्या हुआ है, कट गया। अब वो सोच में पड़ा कि इतनी मोटी दीवार कैसे कट गई। उसने देखा कि रस्सी का जब बार बार रगड़ खा रही है तो क्या कर रही है, उस मोटी हुई दीवार को भी क्या की, काट दी। उसने निर्णय लिया कि हाँ, यदि इस दीवार को एक रस्सी, इतनी पतली रस्सी काट सकती है तो हम पढ़ के तेज क्यों नहीं हो सकते। उसने यू टर्न मारा और फिर आश्रम के तरफ बढ़ गया, और जाते हुए फिर गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, हम कभी भी आपको निराश
नहीं करेंगे और वही व्यक्ति इतना अभ्यास किया कि लास्ट में वो संस्कृत का महान विद्वान बना, जिस चीज से उसको भय था वही उसमें क्या हो गया, महारथ हो गया। ये बिल्कुल क्या है, अभ्यास है। यदि आप प्रतिदिन काम करते हैं, प्रतिदिन स्टडी करते हैं, तो आप कभी वीक नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि आज तो पढ़ लिए, चलो कल पढ़ेंगे नहीं, परसों पढ़ लेंगे, अरे आज तो 2 घंटा पढ़ाया गया, इतना ही होमवर्क मिला, आज तो कुछ पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, घर पे केवल होमवर्क की जिम्मेदारी लेते हैं कि घर पे जैसे वो हमारा होमवर्क हो जाए, काहे कि क्लास में जाएंगे तो हमारे टीचर मारेंगे, हमारी मैम मारेंगी, हमारी मिस मारेंगी। लेकिन घर में वो रीडिंग करने वाला केवल रीडिंग हो या लर्निंग हो वो नहीं करता जब तक वो टीचर से मार न खाता हो। जब वही टीचर क्लासेज में पीटना शुरू कर देता है तो बच्चा क्या करता है, रीडिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत शिक्षा की नीतियों का, क्योंकि हमारे टीचरों को मारने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को मार नहीं सकता है, यदि मारता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि बिना मारे छोटे बच्चे पढ़ पाए? यानी कि कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट छोटा मोटा तो देना ही पड़ता है, वो पनिशमेंट कैसा भी हो। बस मारते समय शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रूर ना हो जाए, निर्दयी। मार मार के जैसा होता है, यानी कि गुस्सा निकाल लेना, उसको पटक पटक के धो, ठीक है। लेकिन आपका भी काम है कि बेटा बेहतर तरीके से पढ़ो। और एक कहावत होती है, सिखाई हुई बुद्धि 2.5 घंटे होती है। तो शिक्षक पढ़ा के जाएगा ना तो केवल दिमाग में तुम्हारा 2.5 घंटा रहेगा। लेकिन सबसे बेस्ट स्टडी क्या है, सेल्फ स्टडी है। जब बच्चा स्वयं से पढ़ता है तो बेहतर करता है। शिक्षक केवल आपको समझा के गया, आप घर पे कभी किताब खोल के पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप इस चीजों को देखिए, इस चीजों को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है। आशा है कि जितना चीजें पढ़े हैं उतना आपको याद रहेगा। घर पे जाके इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? किसी को दिक्कत है? जितने टॉपिक आपने पढ़ा किसी को दिक्कत है, ऐसा है कि जो ना समझ में आया हो? यस या नो? समझ में आया है तो घर पे जाकर रीडिंग करेंगे और इसको क्या करेंगे, 5 टाइम रीडिंग करेंगे, यानी 5 बार क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और 1 बार राइटिंग करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में भाषा के प्रकार के साथ। किसी को दिक्कत है तो बताएं।